प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक दफा देख लेते हैं कि वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने कहा था कि इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल और इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। दे आर लिंक्ड विद 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। और जब हमने कोवलेंट बॉन्ड्स की बात की थी तो हमने ये भी कहा था कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड कोई ऐसे हेटेरो एटम्स के दरमियान बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से डिफरेंट है तो उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोल्स बन जाते हैं। लाइक डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, एक एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, दूसरा जो है उसके पास शेयर्ड पेयर का होल्ड कंपैरेटिवली कम होता है। तो आपके पास इस तरह के पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड को आप कहते हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि अगर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो कि आपके दोनों एटम्स जो हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं या इक्वल एफिनिटी है दोनों की, बिकॉज़ बोथ एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इस केस में किसी किस्म के भी पोल्स क्रिएट नहीं होते। और अगर पोल्स क्रिएट नहीं होंगे तो दिस पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड विल बी नॉन पोलर इन नेचर। सो वाटर को हमने जस्टिफाई किया था कि ये पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें जो दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी नेचर क्या है, पोलर। इस नेचर का भी हमने इफेक्ट डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये जो पोलैरिटी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है ये इसको एक खास किस्म की इंटरेक्शंस बनाने में हेल्प आउट करती है। एंड द नेम ऑफ दीज इंटरेक्शंस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। यही कहा था ना कि ये वो इंटरेक्शंस हैं जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाता है। लाइक अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करते हैं तो दिस इज अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। इसमें ये जो दो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं दीज आर द इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है बिटवीन एटम्स। ठीक है, और ये वो इंटरेक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। दैट्स व्हाई दीज इंटरेक्शंस आर कंपैरेटिवली स्ट्रांग। ये जो दो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये स्ट्रांग है और यही हम कहते हैं ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रांग है। और वो स्ट्रांग इसलिए है बिकॉज़ इसमें इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। But what about the intermolecular interactions? If you have one molecule, molecule A, and this is the second molecule, second water molecule है आपके पास, और इनके दरमियान अगर इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, लाइक एक वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑपोजिट चार्ज है पार्शियल वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑपोजिट चार्ज को अप्रोच करता है, तो इन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इनके दरमियान कुछ टेम्परेरी इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं जिन इंटरेक्शंस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ दीज इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली वीक इंटरेक्शंस इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये इंटरेक्शंस कुछ टाइम के लिए बनती हैं और कुछ टाइम बाद ब्रेक हो जाती हैं बिकॉज विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एक डायनामिक सिस्टम है। वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। अगर ड्यूरिंग मूवमेंट किसी एक वाटर मॉलिक्यूल का कोई पोल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑपोजिट पोल के सामने आ जाए तो ये इंटरेक्शंस बनेंगी। लेकिन हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मूव कर जाए और ये किसी और वाटर मॉलिक्यूल को अप्रोच कर ले, वाटर मॉलिक्यूल सी को। उस टाइम ये इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएंगी और इस न्यू मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर द टाइप ऑफ वीक इंटरेक्शंस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो कि विद इन द मॉलिक्यूल सॉरी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बनती हैं और ब्रेक भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्शनल नेचर है। अगर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर एक ही प्लेन में प्रेजेंट हो, अब डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है ना कि डोनर किसे कहते हैं और एक्सेप्टर किसे कहते हैं। लाइक आपको अगर ये स्ट्रक्चर कहा जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करें कि व्हिच मॉलिक्यूल इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और कौन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, तो द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन को यूज कर रहा है फॉर द बॉन्डिंग, जो अपना हाइड्रोजन इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है, इट इज अ डोनर मॉलिक्यूल बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप या उसका जो रिएक्टिव ग्रुप है उसे डोनेट कर रहा है। एंड द सेकंड ग्रुप इज एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिंकेज डेवलप करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। सो आपका जो अगर कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें डोनर और एक्सेप्टर एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरे केस में अगर आपके डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल डिफरेंट प्लेन्स में प्रेजेंट है तो इसकी स्ट्रेंथ वीक होगी।
अभी भी ये दोनों बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वीक है, लेकिन आपस में अगर हम कंपेयर करें इस केस में या इस ओरिएंटेशन में, इस डायरेक्शन में अगर कोवलेंट बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर उसकी जो बॉन्डिंग एटम्स है उनकी डायरेक्शन या प्लेन भी चेंज हो जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ मजीद वीक हो जाएगी. It means we can say that hydrogen bonds are actually directional bonds. Hydrogen bonds depend upon the two parameters. एक तो ये bonded molecules के दरमियान distance पे डिपेंड करते हैं और दूसरा ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं. लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल से दूर चला जाएगा, इनमें डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी. इट मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर डिस्टेंस डिपेंडेंट. और दूसरा मैंने कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन या प्लेन के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर एक्सेप्टर और डोनर एक प्लेन में है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये डिफरेंट प्लेन्स में है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. तो ये दो पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे. इसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही यूनिक नहीं है, बल्कि वाटर के अलावा अगर कोई और भी ग्रुप्स हैं जिनमें एक तरफ डोनर है और एक तरफ एक्सेप्टर अवेलेबल है, ठीक है. डोनर की क्या कंडीशन है कि डोनर के पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हो और एक्सेप्टर के पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है. तो अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सिस्टम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ वाटर में यूनिक नहीं है, बल्कि बाकी ग्रुप्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ये जो पीछे बैठे हैं आप लोगों को नजर आ रहा है? ठीक है, ओके. देन हमने ये चीज डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वीक इंटरेक्शंस है तो ये प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज़ इन वीक इंटरेक्शंस को ब्रेक करना जो है वो इजी होता है. डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर में. एंड देन हम लोगों ने वाटर को एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट समझते हुए 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स की इसके अंदर जो सोलुबलाइजेशन है उसे क्लियर किया. कि क्या ये सोलुबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है. इसे एक्सीलेंट सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये आयनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व करता है. क्यों डिसॉल्व करता है? बिकॉज़ आयनिक कंपाउंड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो उनका जो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था, उनका जो एक क्रिस्टल लैटिस था, वो ब्रेक होकर डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड this concept is basically in alignment with the second law of thermodynamics. कि आपका second law भी ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें डिसऑर्डर इंक्रीज होता है वो फेवरेबल प्रोसेस होता है, नेचर उसे सपोर्ट करता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इट मींस कि आयनिक कंपाउंड का वाटर में सोलुबलाइज होना एक फेवरेबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इसमें आपको कोई एक्सटर्नल इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड वाटर में क्यों सोलुबलाइज होते हैं तो आप यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से इस आंसर को जस्टिफाई करोगे. Because this process is favorable, this is spontaneous. That's why जो solute है या ionic compound है वो without the existence of external source of energy easily water के अंदर क्या हो जाते हैं, solubilize हो. Second हमने डिस्कस किया था कि what is the behavior of polar solutes in the water molecule. तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि actually polar solutes ऐसे solutes हैं जिसमें multiple positions के ऊपर polar covalent bonds present है. लाइक अगर ग्लूकोज में ये OH के दरमियान आप बॉन्ड की बात करें, ये इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो दिस इज द साइड जहाँ पे आपके पास पोल्स अवेलेबल है. ठीक है, अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हो तो वी नो कि ग्लूकोज इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं. मल्टीपल पोजीशंस पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स है, और जहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में अच्छा खासा डिफरेंस है. सो अगर इधर पोल्स हैं और वाटर में भी पोल्स अवेलेबल हैं तो इनके दरमियान इंटरेक्शंस डेवलप हो सकती हैं. ठीक है, और वो कौन से इंटरेक्शंस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो पोलर कंपाउंड्स में एक्चुअली ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये वाटर के साथ आइडियल इंटरेक्शंस डेवलप कर सकते हैं. दैट्स व्हाई जो पोलर कंपाउंड्स हैं ये भी वाटर में सोलुबलाइज. देन हमने नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि ये वाटर में सोलुबलाइज नहीं होते, बल्कि अगर आप इसे वाटर के अंदर ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो आपके पास लेयर्स बन जाती हैं. लाइक इफ दिस इज द मिक्सचर तो आपके पास यहाँ पे वाटर होगा, ऊपर आपके पास जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, बिकॉज इनमें किसी किस्म की भी इंटरेक्शन डेवलप नहीं होती. ना तो ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस है
और ना ही इस प्रोसेस में जो है वो कोई किसी किस्म की इंटरेक्शंस बन रही है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपके ये दोनों कंपोनेंट्स सेपरेट ही रहेंगे। So non-polar compounds are not soluble in water. What is the behavior of amphipathic compounds? Amphipathic compounds में हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था और हमने ये कहा था कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के ग्रुप्स हैं, यानी ये वाटर को इनहिबिट भी करेंगे हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स की वजह से और वाटर को अट्रैक्ट भी करेंगे बिकॉज ऑफ देयर पोलर ग्रुप्स। सो अगर किसी एम्फीपैथिक कंपाउंड को आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो जो इसके पोलर ग्रुप्स हैं वो तो इजीली सोलुबलाइज हो जाएंगे वाटर में, लेकिन जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसा ग्रुप मिले जिसके थ्रू ये से सोलुबलाइज करे। तो इस एम्फीपैथिक कंपाउंड के एडिशन के बाद एक्चुअली हमारे पास वाटर का एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक जो है ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। अगर एक एम्फीपैथिक कंपाउंड है तो एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर मल्टीपल एम्फीपैथिक कंपाउंड्स है तो डेफिनेटली हर एक एम्फीपैथिक कंपाउंड के अराउंड जो है वो एक ऑर्डर पेज बना हुआ है। इट मींस कि लगातार हमारी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज इसे कहते हैं ना कि ऑर्डर बनना शुरू हो गया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट होना शुरू हो गया बिकॉज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है ऑर्डर नहीं डिसऑर्डर होना चाहिए, एंट्रोपी को डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को एनर्जेटिकली फेवरेबल बनाने के लिए जितने एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने सिमिलर ग्रुप्स को इकट्ठा कर लेते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जितने लाइक कंपाउंड्स हैं लाइक नेचर के ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं। सो पोलर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्शन में आ जाएंगे और नॉन पोलर ग्रुप्स में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बन जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इस स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करें तो एक्चुअली ये जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है जिसमें ये 2 या 3 फैटी एसिड्स इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने से हमें क्या फायदा हो रहा है कि आपका ये जो ऑर्डर स्ट्रक्चर बन रहा था ये कुछ हद तक ब्रेक भी हो रहा है। लाइक जब ये फैटी एसिड इस फैटी एसिड के करीब आएगा तो ये वाला ऑर्डर स्ट्रक्चर और यहाँ से इसका ये वाला ऑर्डर स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक होगा। सो इन ऑर्डर टू अप्रोच ईच अदर या एक दूसरे के साथ इकट्ठे जो है वो एक रिलेशन में रहने के लिए ये यहाँ पे क्या चीज इंक्रीज करें, डिसऑर्डर को इंक्रीज करें। सो इनडायरेक्टली एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी अगर फैटी एसिड्स इंडिविजुअली नहीं बल्कि क्लस्टर्स की फॉर्म में इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जो फैटी एसिड्स हैं वो विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमेशा या तो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं बायलेयर्स या माइसिन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी होता क्या है कि पहले आपके जो फैटी एसिड्स हैं वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद हम आगे वाला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं कि मुझे लग रहा था कि लास्ट लेक्चर में ये चीज बड़ी जल्दी कवर हुई थी। सो इफ दिस इज एन एम्फीपैथिक कंपाउंड, अब मैं यहाँ पे पूरा फैटी एसिड ड्रॉ नहीं कर रही, दिस इज द सेकंड एम्फीपैथिक, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सो ऑन। आपके पास मल्टीपल जो है ये ड्रॉपलेट्स हैं फैटी एसिड के, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और आप उसके अंदर लिपिड्स को ऐड करते हो तो इनिशियली उसके ड्रॉप्स अलग अलग होते हैं और एक टाइम ऐसे आता है कि बिल्कुल एक सेंटर के अंदर जो है वो आपका एक बड़ा सा जो है वो बन जाता है लिपिड्स का ग्लोब्यूल। ठीक है, इस केस में होता क्या है कि आपका जो इंडिविजुअल फैटी एसिड है उस फैटी एसिड के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे है, इधर भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर स्ट्रक्चर है जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक है। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग तो इस केस में आपके पास एम्फीपैथिक कंपाउंड्स हैं और एम्फीपैथिक कंपाउंड्स में हर एक कंपाउंड का जो पोलर पोर्शन है वो तो सोलुबलाइज हो रहा है, लेकिन जो नॉन पोलर पोर्शन है उस नॉन पोलर पोर्शन के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स का एक ऑर्डर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, व्हिच मींस कि यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो रही है। जबकि हम ये कहते हैं कि हमेशा हर प्रोसेस में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे होना चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या कि एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करने के लिए ये फैटी एसिड्स क्या करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और जैसे ही एक दूसरे को अप्रोच करेंगे अब आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो ऑर्डर स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक कम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो दरमियान में ऑर्डर स्ट्रक्चर्स थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, यानी जब वो यहाँ से रिलीज होंगे तो एक्चुअली डिसऑर्डर क्रिएट होगा।
समझ आ रही है? इस कॉम्बिनेशन की वजह से या एक दूसरे को अप्रोच करने की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है और ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रहा है। इट मीन कि ये इंडिविजुअल फॉर्म की बजाय ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ये फॉर्म ज्यादा जो है वो इनकरेज करेगा बायोलॉजिकल सिस्टम के लिपिड्स इस एसोसिएशन की बजाय कंबाइंड फॉर्म में रहे। इसी तरह से आपके जब लिपिड्स कंबाइन होते जाएंगे तो दे विल एक्वायर अ स्टेट ऑफ लेयर, ठीक है। वो लेयर बाय लेयर भी हो सकती है अगर दोनों लेयर्स एक दूसरे को अप्रोच करें। सपोज आपके ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है इसमें पहले ये थोड़े से मॉलिक्यूल्स थे, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जैसे जैसे फैटी एसिड्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा ये एक दूसरे को इस तरह से अप्रोच करेंगे कि अपने जो नॉन पोलर ग्रुप्स हैं उनको ये एक्वस मीडियम या एक्वस एनवायरनमेंट से छुपा लें, एक ग्लोब्यूल बना लेंगे जिसे हम माइसील कहते हैं, जिसमें ये अपने हाइड्रोफिलिक पोर्शंस को सरफेस पे रख लेते हैं और अपने हाइड्रोफोबिक पोर्शंस को कोर के अंदर छुपा लेते हैं ताकि ये एक्सपोज ही ना हो, और अगर ये एक्सपोज नहीं होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इनके अराउंड केज भी नहीं बना। समझ आ रही है? तो ये आपके पास फाइनली एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल स्ट्रक्चर बना है। दैट्स व्हाई जो फैटी एसिड्स या जो लिपिड्स हैं हमेशा वो बायोलॉजिकल सिस्टम में या तो बायलेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर माइसिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप मेम्ब्रेन्स में देखते हैं तो बायलेयर्स हैं, आप डाइटरी लिपिड्स की बात करते हैं तो आप कहते हो कि लिपिड्स नहीं है, लिपिड्स माइसिन, ठीक है। और जो लाइपेजेस एंजाइम्स है वो माइसिल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। सो बायलेयर में भी इसी तरह का स्टेबल स्ट्रक्चर होता है कि आपके पास एक्चुअली 2 लेयर्स होती हैं। अगर एक मोनोलेयर होगी तो मोनोलेयर में तो स्टिल वही प्रॉब्लम है कि आपके पास जो है वो दोनों तरह के जो एंड्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं, लेकिन अगर ये बायलेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जितने हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो इंटीरियर वाली साइड पे चले जाएंगे और सेल के पास जो साइटोसोलिक और एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन है जहां पे वाटर अवेलेबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो है वो एक्सपोज होंगे। सो इस तरह से ये जो है वो अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म के अंदर। ओके बच्चों अब मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट कि आज हम लोगों ने किस किस्म की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ सेल, बिकॉज ये भी हम वाटर के साथ इसलिए रिलेट करते हैं बिकॉज वाटर और सोल्यूट के दरमियान एक खास किस्म का जो है ना वो काउंटर एक्सचेंज मैकेनिज्म चल रहा होता है जिसकी बेस पे कुछ सेल्स जो है वो कुछ खास किस्म के एनवायरनमेंट में श्रिंक कर जाते हैं और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि किसी खास किस्म के एनवायरनमेंट में क्या कर जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं। तो ये चीज पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली कितनी तरह से जो है वो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम में ये किस तरह से ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी हैव 3 डिफरेंट ऑप्शंस। आपके पास जो है वो कोई सेल एक पर्टिकुलर मोमेंट में या तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं ये किस तरह से एग्जिस्ट। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हमें भी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक हुई है बच्चे? यस मैम। ओके हमें भी अब आ रही है। चलिए ओके बच्चों, इफ देयर इज अ सेल और ये सेल किसी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, आप इस सेल का अगर ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्यूट की मैं अभी सिर्फ बात कर रही हूं, अभी मैं वाटर की बात नहीं कर रही, ठीक है। अगर इस सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसके अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट इक्वल क्वांटिटी में है उसके इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट, यानी सेम सॉल्यूट है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी। तो इस केस में आपका ये जो पर्टिकुलर सेल है ये इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि दिस इज आइसोटोनिक कंडीशन, और टॉनिक यहाँ पे आपको एक्चुअली जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बता रहा होता है, ठीक है, ठीक है। और आइसो मींस सेम। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका जो सॉल्ट यहाँ जो सॉल्यूट है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्यूट कंसीडर करेंगे बिकॉज आगे जाके हम इस कॉन्सेप्ट को ग्लूकोज के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो सॉल्ट की बजाय सॉल्यूट इज मोर अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इस केस में सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
सेकेंडली हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में यही सेल प्रेजेंट है लेकिन उसमें सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है। लाइक आपका जो सेल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में वो देख रहे हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है इस इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा? हाइपरटोनिक। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो यहाँ पे ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ना ये कंडीशंस हाइपर और आइसो, इसमें आप एक्चुअली हाइपर और हाइपो के केस में जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में देखोगे कि सोल्यूट ज्यादा या कम है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें यही सेल किसी ऐसे सोल्यूशन में पड़ा हुआ है जिसके आउटर एनवायरनमेंट के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोर्शन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और इंट्रासेलुलर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास 3 डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस हैं। आपके पास तो एक केस मैंने बताया आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है। आवाज बेहतर हुई है? यस मैम। ओके, जो बाकी दो सॉल्यूशंस हैं उसमें सोल्यूट जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। एक तरफ आपका जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर सोल्यूट ज्यादा है, उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक, और दूसरी तरफ आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें सोल्यूट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है व्हिच इज अ हाइपरटोनिक कंडीशन। नाउ एक चीज याद रखिएगा कि यूजुअली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सोल्यूट की तरफ जो है ना वो मूवमेंट शो करता है। लाइक जिस डायरेक्शन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या जिस कंपार्टमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ मूव करेगा। इस पैटर्न को अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। कि हम ये कहते हैं ना कि वाटर हमेशा जो है, अब यहाँ पे उस चीज को मैं अप्लाई नहीं करूंगी कि कम कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन, आप सिंपली सोल्यूट का पैटर्न याद रखें कि आपके जिस कंपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है या इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, जिस कंपार्टमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है आपका वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट उस कंपार्टमेंट की तरफ रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इस केस में आपकी दोनों डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट इक्वल होगी बिकॉज सोल्यूट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जितना वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड जा रहा है उतना ही आउटसाइड आ रहा है। इट मींस कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरे केस में आपका जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज्यादा है। इट मींस कि ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आने की कोशिश करेगा और इसका एंड इफेक्ट क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा आपका ये सेल श्रिंक हो जाएगा। इट मींस कि अगर हम किसी लिविंग सेल को ज्यादा देर के लिए किसी हाइपरटोनिक मीडियम में रख दें तो अल्टीमेटली वो श्रिंक होना शुरू कर देगा बिकॉज उसका जो इंटरनल वाटर है, जो सेलुलर वाटर है वो रिलीज होकर मीडियम में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड सिनेरियो हमारे पास ये है कि आपके पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका क्या है, सोल्यूट इनसाइड एनवायरनमेंट के अंदर या सेल की जो बाउंड्री है उसमें ज्यादा है और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है उसमें सोल्यूट की डिस्ट्रीब्यूशन कम है। सो अब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से इनवर्ट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा और ये इसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और अल्टीमेटली ये सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। समझ आ रही है? अब बायोलॉजिकल सिस्टम में इन दोनों कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए दिस कंडीशन इज नॉट एज मच डेंजरस बिकॉज आपका जो इन्वायरमेंट है अल्टीमेटली वो आइसोटोनिक कंडीशन में आ जाता है। सेल अगर श्रिंक किया भी है तो थोड़ी देर बाद जब कंसंट्रेशंस न्यूट्रल हो जाएंगी या इक्वल हो जाएंगी तो सेल अपनी वापस जो है वो ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। लेकिन सेकेंड कंडीशन जो हाइपोटोनिक मीडियम है ये सेल के लिए एक डेंजरस कंडीशन है बिकॉज अगर जरूरत से ज्यादा वो जो है उसके अंदर वाटर जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो सेल बर्स्ट कर जाएगा, उसका जो इंटैक्ट स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस चीज को कैसे मिनिमाइज करते हैं, सेल की बर्स्टिंग को किस तरह से इंश्योर करते हैं कि सेल बर्स्ट ना करे। प्लांट्स के अंदर तो एक मैकेनिज्म है कि प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, सिमिलरली बैक्टीरियल सेल्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, सो दे कैन मैनेज, वो अपने सेल्स को जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से बचा सकते हैं, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग से बचा सकते हैं।
ऑस्मोटिक बर्स्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वाटर की कांस्टेंट इनवर्ड मूवमेंट की वजह से वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, वाटर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बर्स्टिंग हो रही है। इसलिए ये बर्स्टिंग कौन सी बर्स्टिंग होगी? ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सो सेल्स अपनी इस ऑस्मोटिक बर्स्टिंग को बचाने के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्लांट्स और बैक्टीरियल सिस्टम्स की तो हमने बात की कि उनके पास सेल वॉल्स होती हैं जो कि एक टाइट किस्म का बैरियर है जो कि सेल को बचाता है किसी भी किस्म की हार्श एनवायरनमेंट से। अब बात आई एनिमल सेल्स की, जो कि ज्यादा सेंसिटिव हैं, जो कि ज्यादा डेलिकेट है। एनिमल सेल्स फिर किस तरह से अपने इस जो है ना बर्स्टिंग को रोकते हैं? आपके ख्याल में कोई एग्जांपल? एनिमल सेल्स अपनी बॉडी में सल्यूट्स को मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं रहने देते। वो अगर किसी सल्यूट को सेव करते हैं तो हमेशा पॉलीमेरिक फॉर्म में। दैट्स वाई जो ग्लूकोज है वो हमारे लिवर सेल्स में हमेशा ग्लाइकोजन की फॉर्म में पड़ा रहता है, कभी भी ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता। आइडियली तो हमसे बल्कि अक्सर ये एक क्वेश्चन होता है बायोकेमिस्ट से कि ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर होता। ये ज्यादा आइडियल होता ना अगर ग्लूकोज अपनी इंडिविजुअल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता। ग्लाइकोजन को पहले हमें डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से ब्रेक करना पड़ता है, ग्लूकोज को रिलीज करना पड़ता है, फिर ग्लूकोज रिलीज होता है, सेल्स के पास जाता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वाई आपका ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में अगर रहता तो सेल के लिए ज्यादा इकोनॉमिकल होना था, बिल्कुल इकोनॉमिकल होना था, लेकिन उसकी वजह से सेल की जो अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर को बियर करने वाली एबिलिटी है ये खत्म हो जानी थी, सेल ने बर्स्ट कर जाना था। लिवर सेल्स में जितना ग्लूकोज है अगर 5 मिलीमोलर भी स्टोर होता है तो 5 मिलीमोलर इज अ ह्यूज अमाउंट। उसने पूरी बॉडी के लिए ग्लूकोज को सेव किया होगा। तो अगर वो इतनी ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज को सेव करना शुरू कर देगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी डिस्टर्ब होगी या नहीं? होगी ना। तो इस ऑस्मोटिक पोटेंशियल से बचने के लिए हमेशा जो एनिमल सेल्स हैं वो जिस भी किस्म के मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं, ठीक है, सेल के अंदर, मैं ब्लड की बात नहीं कर रही, ठीक है, मैं ट्रांसपोर्ट मीडियम की बात नहीं कर रही, मैं सेलुलर मीडियम की बात कर रही हूँ। सेल के अंदर हमेशा जो आपके मोनोमर्स हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन्स की फॉर्म में होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में होंगे, और जो ग्लूकोज है वो यूजुअली ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा अगर उसमें स्टोर होना है। अगर तो उसने यूज होना है तो उसी टाइम यूज हो जाएगा, लेकिन अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए सेल के अंदर रहना है, उसने स्टोर होना है, तो डेफिनेटली उसे पॉलीमेरिक फॉर्म में जाना होगा। समझ आ गई? ओके बच्चों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। नेक्स्ट पॉइंट इज, जी बच्चों यहाँ से इस डायग्राम से आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज द डायग्राम कि आपके पास जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है इट इज अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल ग्लूकोज रेसिड्यूज प्रेजेंट है एंड इट इज हाईली ब्रांच्ड। जब हम ग्लूकोज को पढ़ेंगे, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगी कि इस ब्रांचिंग का मजीद क्या फायदा हो सकता है, ठीक है। एक तो ये ग्लूकोज पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सेल को ऑस्मोटिक प्रेशर से बचाता है, और दूसरा बेनिफिट यहाँ पे, दूसरी आप कह लें कि यूनिक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में मल्टीपल ब्रांच पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली जो ग्लाइकोजन को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स हैं वो ब्रांचेस के ऊपर एक्ट करते हैं, तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिवली एंजाइम्स जो है इसको मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है और स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकोज को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। दैट्स व्हाई ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग ज्यादा रखी जाती है ताकि जब स्टार्वेशन हो तो सेल्स को वेट ना करना पड़े, मल्टीपल एंजाइम्स आए और वो ग्लूकोज को एक ही टाइम में जो है वो मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन से क्या करें, रिलीज करा। इज इट क्लियर? सो ऑस्मोलैरिटी, उसके बाद हमने ऑस्मोलैरिटी और सेल बर्स्टिंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है या जो कॉपरेशन है एनिमल सेल्स में उसको डिस्कस किया। अब हम देखने लगे हैं कि वाटर बाकी बायोमोलिक्यूल या बाकी जो रिएक्शंस हैं उनको किस तरह से फैसिलिटेट करता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि आप यूजुअली ये कहते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस जो है ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। हमेशा हम यही कहते हैं ना कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो रिएक्शन है ये फेवरेबल रिएक्शन है। अगर एंजाइम को सबस्ट्रेट मिल गई तो वो प्रोडक्ट में जरूर कन्वर्ट होगी। कंडीशन ये है कि एंजाइम भी अवेलेबल हो और सबस्ट्रेट भी अवेलेबल हो और कंडीशंस आइडियलाइज हो, टेम्परेचर फेवरेबल हो और आपकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम की पीएच है वो फेवरेबल हो, तो केमिकल रिएक्शन जरूर हो। इफ वी सी
कि क्या चीज है या किस वजह से ये रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है, तो हम एंट्रोपी को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो नॉन बॉन्डेड एंजाइम है या जो नॉन बॉन्डेड सबस्ट्रेट है, दे आर कवर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। इनके अराउंड भी बिल्कुल उसी तरह जैसे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स में वाटर मॉलिक्यूल ने एक केज बनाया हुआ था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल्स गैदर हुए हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने लाइन किया हुआ है। सो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये ऑर्डर ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अप्रोच कर लेंगे। सो इस प्रोसेस को जो है, ये भी हम अगर थर्मोडायनेमिकली देखें तो दिस इज ओबेइंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इस प्रोसेस की वजह से भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और इस प्रोसेस के लिए आपको कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। इज इट क्लियर? सो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं वाटर, उसको भी फेवरेबल करने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर वाटर ना होता और ये ऑर्डर स्ट्रक्चर ना बनता तो शायद ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल भी ना हो। ये वाटर की वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होती है ना, जब वाटर पहले से लाइन कर रहा है और जब सबस्ट्रेट आ रही है वहां से हट रहा है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर बन रहा है। तो डिसऑर्डर इंक्रीज होने की वजह से ये प्रोसेस जो है ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर समटाइम्स प्रोटॉन्स को डोनेट करके बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो प्रोटॉन चैनलिंग है उसमें हेल्प करता है। व्हाट इज प्रोटॉन चैनलिंग या प्रोटॉन हुकिंग? बच्चों एक पॉइंट में आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बस प्रोटॉन हुपिंग आप लोगों को बताना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक और जो एंजाइम है या जो एक और पाथवे है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। वी ऑल नो कि हमारे पास जब ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, एंड देन पायरोवेट इज कन्वर्टेड टू दी एसिटाइल कोएंजाइम A. This acetyl coenzyme A is a major fuel for the TCA cycle. TCA cycle में मल्टीपल पोजीशंस पे आपके पास NADH और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि NADH को प्रोड्यूस करते हैं, देयर इज 1 एंजाइम जो कि FADH2 को प्रोड्यूस करता है, ऑल दीस एंजाइम्स आर डिहाइड्रोजनेसेस। नाउ ये एक्चुअली FADH2 और NADH है क्या है? These are the electron acceptors. During the fuel oxidation, ऑक्सीडेशन ऐसे ही प्रोसेस है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वहां से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहीं वेस्ट नहीं होते, बल्कि देयर आर मेनी एंजाइम्स जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स को NADH और FADH2 में सेव कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपकी ये जो मेम्ब्रेन है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मशीनरी पड़ी हुई है, ऐसे ही है ना। ये FADH2 और NADH इस मेम्ब्रेन में जाके उस मशीनरी को एक्सेस करते हैं, वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। देयर आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड ATP सिंथेज, ठीक है, ATP सिंथेज। इन सब की मैं डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज ये आप लोग बायोकेमिस्ट्री 2 में पढ़ोगे कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से कॉम्प्लेक्सेस वर्क करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रही हूँ जो कि शायद आप में से कुछ बच्चों को आइडिया भी होगा कि जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, ये आपके जो कोएंजाइम्स हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं वहां पे जाके ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो ये आपके पास अगर मेम्ब्रेन है और इसमें ये कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, और यहाँ पे सपोज आके NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इटसेल्फ NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा और रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास करेंगे फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2, देन कॉम्प्लेक्स 3, 4 एंड अल्टीमेटली ATP सिंथेज, ठीक है। इट मींस देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, तीसरे और अल्टीमेटली ATP सिंथेज से होते हुए ऑक्सीजन के पास जाते हैं, जहां पे वो ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वाटर में। दिस इज द लास्ट स्टेप।
सो इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना है फ्रॉम द सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, एक कॉम्प्लेक्स से होते हुए दूसरे कॉम्प्लेक्स एंड तीसरे और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास जाके रिडक्शन हो जाएगी. नाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इंडिविजुअल प्रोसेस, it is coupled with the transport of proton from mitochondrial matrix to intermembrane space. This is the inner membrane space, outer membrane space, and this is intermembrane space. This is matrix, mitochondrial matrix, ये वाला portion. This is inner membrane, outer membrane, और ये intermembrane space है, दो membranes के दरमियान जो space है. So इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए कॉम्प्लेक्स 1 की ये कंडीशन है कि मैंने तब तक इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास नहीं करना जब तक 4 प्रोटॉन्स मैं यहाँ मैट्रिक्स से उठा के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ना भेज दूं. यानी दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज लिंक्ड विद द प्रोटॉन पंपिंग. इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के दौरान प्रोटॉन्स पंप करेंगे फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द सेकंड कंपार्टमेंट. नाउ what is the source of protons? Actually these complexes have a channel जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन चैनल, और इस प्रोटॉन चैनल में मल्टीपल वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आपका यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा. अब इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ नीचे एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक्ड वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है. जैसे ये वाटर अपना प्रोटॉन लूज करेगा, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल डोनेट इट्स प्रोटॉन टू दिस. सेकेंडली इसने जब अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो तीसरा वाटर मॉलिक्यूल जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक था वो अपना डोनेट कर देगा. अल्टीमेटली ये वाले जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक्ड वाटर मॉलिक्यूल हैं, दे विल पिक द प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स, व्हिच मींस कि ये प्रोसेस मिली सेकेंड्स में हो गया. लेकिन जो आपका प्रोटॉन चैनल है इसमें एक्चुअली जो प्रोटॉन को इनिशियली डोनेट किया था वो किसने डोनेट किया था? वाटर मॉलिक्यूल ने. सो अगर इसी चीज को माइंड में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने ये स्लाइड शो करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज द साइटोक्रोम F एक्चुअली, जो कि एक कंपोनेंट है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स 3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एंड हियर इज अ प्रोटॉन चैनल. ये जो आपको साइड पे नजर आ रही है ये चूंकि एक प्रोटीन है तो इसके अमीनो एसिड्स दिखाए गए हैं. ठीक है, इस प्रोटॉन चैनल के अंदर आप देख सकते हैं कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द अदर मॉलिक्यूल, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल तीसरे, चौथे और 5, टोटल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस चैनल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक हैं. अगर एक टाइम पे किसी एक कंपार्टमेंट से प्रोटॉन ने उठ के दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है तो सबसे एंड पोजीशन पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, और बाद में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10, 12 या 15 वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद कंपार्टमेंट है तो अल्टीमेटली वो कंपार्टमेंट में से अपना प्रोटॉन पिक कर लेगा वापस. इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटॉन हूपिंग, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि प्रोटॉन्स की मूवमेंट जो है वो विद इन मिली सेकेंड्स एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में हो जाती है. इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, if this is a nucleophile and this is the water molecule, यहाँ पे वाटर के ऑक्सीजन को हम ऐसा nucleophile लेते हैं, and this nucleophile is going to extract a proton from this water molecule. ये वाटर मॉलिक्यूल इस मूवमेंट पे अपना प्रोटॉन दे देगा, लेकिन इंस्टेंटली नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन पिक करेगा. दिस वाटर मॉलिक्यूल विल पिक द प्रोटॉन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल, और अल्टीमेटली आपकी अक्रॉस द वाटर मॉलिक्यूल ये प्रोसेस चलता रहेगा. और जो आपका नेट यहाँ पे प्रोटॉन डोनर है, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा. लेकिन इनिशियली इस प्रोसेस की वजह से फायदा क्या हुआ कि प्रोटॉन्स जो है वो मीडियम में गुम नहीं होते, प्रोटॉन्स इधर उधर नहीं होते, बिकॉज वी ऑल नो कि मीडियम के अंदर देयर आर मल्टीपल स्पीशीज ऐसी हैं जो कि प्रोटॉन्स के लिए एफिनिटी रखती हैं, जिनकी बेसिक नेचर है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं. अगर वाटर अपना प्रोटॉन मीडियम में रिलीज कर देता तो नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस के चांसेस थे ना, कोई और बेसिक चीज जो है या कोई और बेस प्रोटॉन को पिक कर लेती और असल में जहां प्रोटॉन से जाना था वो ना पहुंच सकती. तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना ये अपना एक ट्रैक बनाते हैं, और ये उसी ट्रैक के थ्रू सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में जाके प्रोटॉन रिलीज करते हैं ताकि प्रोटॉन्स इधर उधर ना हो, वो मीडियम में कहीं गुम ना जाए. ठीक है, या किसी नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन में यूज ना हो जाए. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन हुपिंग, जिसमें मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रोटॉन्स को एफिशिएंटली डोनेट करते हैं फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अदर कंपार्टमेंट. इज इट क्लियर?
मैम प्रोटीन चैनल्स का वो आगे लिखा हुआ था कि साइटोक्रोम, वो थोड़ा सा बता दें एक दफा। साइटोक्रोम बच्चे एक कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, उन कॉम्प्लेक्सेस में से एक कंपोनेंट है। इसके हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपने बायोकेमिस्ट्री 2 पढ़नी है ना, तो आपने कॉम्प्लेक्सेस की पहले केमिस्ट्री देखनी है, कॉम्प्लेक्सेस को देखना है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि साइटोक्रोम्स होते क्या हैं। ठीक है, सो अभी आपने सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन ग्रुपिंग को देखना है, और उसकी एग्जांपल के लिए मैंने साइटोक्रोम का यहाँ पे जिक्र किया। समझ आ गई? ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम आगे पीएच, पीओएच, एसिड्स और बेसिस के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। कितना टाइम रह गया क्लास में? चलिए फिर मैं इस चीज को यहीं पे ऐड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बताऊँ मुझे रिवाइज ना करने पड़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्टली आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से स्टार्ट करना है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है वो यहाँ तक पढ़ के जरूर आओगे, ठीक है? और क्विज आप लोगों का बच्चों वेंसडे को रख लेते हैं, ठीक है? वेंसडे को क्विज होगा, मंडे को आप लोगों का लेक्चर ही होगा, ठीक है? और आने वाले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ हैं, इसलिए पीछे वाले लेक्चर्स की बातें अगर दिमाग में होंगी तो तभी आप लोग समझ सकते, इसलिए पढ़ना शुरू कर दें। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी पूछें। मैम मैंने